हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, पिछली क्लास में आज का जो हमारा क्लास होगा, आज की हमारी जो क्लास होगी ये होगी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। और पिछला जो टॉपिक पे हम बात किए थे उसके आगे का टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और हमारा जो सब्जेक्ट है ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सेमेस्टर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये है क्या आखिर, इस पे चर्चा करते हैं। पहले ऐसे देखते हैं कि मृदा उत्पादन, मृदा उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण का एक साथ समावेश करने हेतु मृदा को खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा प्रदान करना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन भी कहा जाता है। तो कृषि उत्पादन में या फिर मृदा उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण का एक साथ समावेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कृषि उत्पादन, मृदा उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण का एक साथ समावेश करने हेतु मृदा को खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा प्रदान करना। क्या करना? मृदा को खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा प्रदान करना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। इसको सीधा एवं सरल भाषा में कहा जाए तो कृषि उत्पादन के लिए मृदा की जो उत्पादकता होती है, यानी मृदा की जो क्षमता होती है, मृदा की उत्पादकता जो क्षमता होती है, और उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखते हुए मृदा को खाद एवं उर्वरक दिया जाता है संतुलित मात्रा में, वही होता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बात करें तो एकीकृत पोषक तत्व या फिर समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन भी इसे कहते हैं। कई बार एग्जामों में यह दोनों घुमा के पूछ लेता है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या फिर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, या फिर एकीकृत पोषक प्रबंधन तत्व के प्रमुख चरण क्या हैं, या फिर उसकी जगह पे पूछ लेता है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख चरण लिखिए। तो कौन कौन से चरण हैं और किन किन बातों का इसमें जिक्र किया गया है। तो विशेष फसलों और फसल प्रणालियों के पोषक तत्वों का समन्वित प्रबंधन उपयोगी और उत्पादक सिद्ध हुआ है, क्योंकि विभिन्न परिपूरक घटकों का निवेश उपयोग क्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालता है। क्या करता है? किस पे डालता है अनुकूल प्रभाव? इसके जो है निवेश उपयोग क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वहीं मृदा परीक्षण द्वारा पोषक तत्वों की कमी लगाई जाती है और उसकी पूर्ति की जाती है, ताकि हमारी जो फसल है, फसल की उपज में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, और किसान जो है अनावश्यक उर्वरक या खाद का उपयोग ना करे, वो आवश्यकता के अनुसार ही खाद एवं उर्वरक का उपयोग करे, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा और मृदा स्वास्थ्य भी सही होगा। और उसके साथ साथ मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किसकी कमी है, उसको भी आसानी से जो है उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है। आगे बात करें तो कृषि की वैज्ञानिक पद्धति, जैसे पौधों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं में उर्वरकों का कई बार प्रयोग अलेपित या फिर उर्वरकों, दानेदार उर्वरकों तथा उनके उपयोग की पद्धति एवं उनका संस्थापन, या फिर जैविक एवं कृत्रिम जो उर्वरक होते हैं उनका संतुलित समीकरण, या फिर उनको संतुलित करके अच्छे तरीके से उनका उपयोग करना, जितनी उनकी आवश्यकता हो और हमारे पर्यावरण के लिए या फिर फसल के लिए, मृदा के लिए हानिकारक भी ना हो। और समस्याग्रस्त भूमियों के अस्थायी विकास हेतु हरी पत्तियों की खाद एक प्रमुख पद्धति है। क्या है? जो हरी पत्ती वाली खाद होती है। आगे बात करें तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में होने वाली कठिनाइयाँ। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, इस कठिनाइयों के बारे में कैसे इस कठिनाइयों से बचा जा सकता है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि कैसे इसको जो है एक तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो गांव में गोबर का उपयोग
उपले बनाने में हो जाने के कारण कंपोस्ट उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्या होता है, आज भी गांव में देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 65% जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित है और गांवों में निवास करती है। तो गांव में जो है गांव में गोबर का उपयोग अधिकतर उपले बनाने में किया जाता है, जिसपे खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। तो ज़्यादा उपयोग जो है गोबर का उसी में किया जाता है। तो एक तरह से जो गोबर की खाद होती है उसको उसका प्रयोग या उसका उपयोग खेतों में कम हो पाता है। हरी खाद तैयार करने में समय अधिक लगता है। क्या होता है, हरी खाद तैयार करने के लिए अधिक समय लग जाता है। जैविक खादों की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण उसकी ढुलाई में और उसके साथ साथ उसके खर्च भी अधिक होते हैं। भूसा एवं अन्य फसल अवशेषों के चारों के रूप में प्रयोग होने के कारण कंपोस्ट को सीधे खेत में डालने हेतु जो है अनुपलब्धता हो जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। तो सबसे पहले गांव में जो है गोबर की जो मात्रा होती है, फिर जो गोबर उपलब्ध होता है उसका अधिकांश भाग जो है उपले बनाने में उपयोग कर लिया जाता है। और हरी खाद की बात करें तो हरी खाद जो है वह हरी खाद का उपयोग अधिकतर किस में किया जाता है, तो अधिकतर पशुओं को चारे के रूप में या फिर हरी खाद को उपयोग करने में, उसको तैयार होने में अधिक टाइम लगता है, अधिक समय लगता है इसलिए। और उसके बाद जैविक खाद की बात करें तो जैविक खाद की आवश्यकता तो अधिक मात्रा में पड़ती है, उसके साथ साथ उसमें किसान को अधिक व्यय लगता है, लागत अधिक हो जाती है। तो ये सारी कठिनाइयाँ होती हैं। और जो कुछ फसल के अवशेष होते हैं वो पशुओं को खिलाने के काम में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है या समस्या होती है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में। अगर इसके सुझाव की बात करी जाए कि एकीकृत पोषक प्रबंधन के क्या सुझाव हो सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एकीकृत पोषक प्रबंधन के कुछ सुझाव बताइए, कैसे इससे निपटा जा सके, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सके और कैसे एकीकृत पोषक प्रबंधन किया जाए ताकि उससे हमारे मृदा का स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों संतुलित रहे। मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। क्या करें, उर्वरक का जब हम उपयोग कर रहे हों तो मृदा का परीक्षण कर लें, उसके बाद ही हम मृदा खाद का उपयोग करें कि इसमें कौन से तत्व की, पोषक तत्व की, एनपीके की या फिर किस यूरिया की, किस पोषक तत्व की कमी है उसको हम उसके हिसाब से डालते हैं। और पिछली फसल में उर्वरकों की मात्रा के आधार पर उर्वरक की संस्तुति की जाए। और दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। जो दलहनी फसल हम लगा रहे हैं उसमें क्या करें, राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें। उसके साथ साथ धान्य फसल में पीएसबी एवं एजेट्रोबैक्टर का भी प्रयोग किया जाए। धान और गेहूं की फसल में फसल चक्र में ढैंचा का उपयोग करें, ढैंचा खाद का प्रयोग किया जा और फसल चक्र में परिवर्तन करें, उसको हमेशा चेंज करते रहें। और उपलब्धता के आधार पर गोबर, फसल अवशेष तथा कूड़े करकट आदि के अधिकाधिक प्रयोग से कंपोस्ट खाद तैयार करें। और उसके साथ साथ खेत में फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिलाएं और जैविक या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर जोर दें या फिर उस पर ध्यान दें। और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं इसकी बात करें तो एकीकृत पोषक प्रबंधन के उद्देश्य जैसे कि फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में और साथ साथ उसे स्थिर रखने में, और पर्यावरण संरक्षण में, और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में, और किसानों को सामाजिक तथा आर्थिक, एक तरह से सामाजिक तथा आर्थिक जो है दशा में बदलाव लाना या दशा को बदलना। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से क्या लाभ होते हैं, तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से क्या लाभ होते हैं, तो अधिकतम पैदावार की प्राप्ति होती है और पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाया जा सकता है। और उसके साथ साथ विषैले तथा अभिक्रियाओं युक्त जो होते हैं, विषैलेपन तथा प्रतिक्रियाओं से बचना, किसी एक तत्व की अधिकता भी विषैलेपन पैदा करती है, तो इससे भी क्या करते हैं। और मृदा की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य बनाए रखना, गुणात्मक उत्पादन, वातावरण के विपरीत परिस्थितियों से बचाव करना कि कोई भी अगर वातावरण में कोई विपरीत परिस्थिति है तो उससे भी बचा जा सके। उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े के प्रभाव को प्राकृतिक तौर पर क्या करना, कम करना, लाभ अनुपात में वृद्धि, और मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाना, फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करना, फसलों को संतुलित पोषक तत्व प्रदान करना। यानी कि ये ढेर सारे जो लाभ हैं पोषक तत्व, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करने में, तमाम जो अनेक तरीके हमारे जीवन में और
हमारी फसलों के लिए, मृदा के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए एक तरह से लाभदायक हैं। और मृदा के भौतिक, रसायन तथा जैविक कार्यों की उन्नति करना, उसके साथ साथ मृदा जल ह्रास को भी कम करना। पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत की बात करें कि पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत कौन होते हैं, तो जैसे रासायनिक उर्वरक हो गया, कार्बनिक खाद हो गया, फसल अवशेष हो गया, जीवाणु हो गए, वर्षा हो गई, दलहनी फसलें हो गई, और उसके साथ साथ क्या होता है, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एकीकृत पोषक तत्व के प्रमुख स्रोत होते हैं। और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख घटक की बात करें तो उसके कुछ घटक हैं, जैसे कि प्रेस मड हो गया, कंपोस्ट खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, और उसके बाद सीवेज हो गया, केचुआ खाद हो गया, तालाब की मिट्टी की खाद हो गई। और ये सारी जो है क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख क्या है, घटक है। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछली क्लास में एक एक करके सबके बारे में पढ़ा था। कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था, पेसमट के बारे में, गोबर और केचुआ खाद, तालाब की मिट्टी की खाद, इन सब के बारे में हम अलग अलग एक एक टॉपिक पे क्लास लिए थे। तो उसमें हम सब ने इसके बारे में पढ़ा था, जैसे गोबर की खाद, मुर्गी की बीट की खाद, खली खाद, पशु जनित खादें, हरी एवं फसल अवशेष खादें, जैविक खादें, दलहनी खादें और दलहनी फसलों को उगाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और घटक की बात करें या कंपोनेंट क्या होते हैं, तो मृदा स्रोत या उपयुक्त फसल प्रजातियों का प्रयोग, कृषि क्रियाओं तथा फसल पद्धति का प्रयोग, खनिज उर्वरक, कोटेड यूरिया, अम्लीय मृदाओं में रॉक सल्फेट का प्रयोग, ठीक है, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ फास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक, ये क्या है, घटक है प्रमुख। और कार्बनिक स्रोत की बात करें तो कार्बनिक खेती के उप उत्पाद जैसे गोबर की खाद हो गया, फसल अवशेष हो गया, अवशेष सीवेज हो गया। ठीक है, और जैविक स्रोत की बात करें तो जैविक उर्वरकों द्वारा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का प्रयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कार्बनिक खादों के स्रोत। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मुर्गी खाद, सुअर की खाद, शहरी एवं ग्रामीण ठोस तरल अपशिष्ट, ये सब हो गए इसके प्रमुख घटक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एकीकृत पोषक तत्व क्या होते हैं, कैसे। तो एकीकृत पोषक तत्व मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, या फिर पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम एकीकृत पोषक तत्वों का प्रबंध करते हैं। और इसमें किसी भी रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त वस्तुओं का सही तरीके से उसका उपयोग करते हैं, और जो है फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं उससे, और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।